नेक्स्ट इज व्हाट इज माइकोराइजा। माइकोराइजा होता है म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन प्लांट्स, प्लांट्स की रूट्स एंड फंजाई। तो ये जो फंगस होता है, ठीक है, फंजाई होता है, फंजाई प्लूरल है फंगस का। तो ये फंजाई जो होते हैं सॉइल के अंदर, ये काफ़ी दूर तक सॉइल में पेनिट्रेट करते हैं एंड रूट्स के साथ ये इंटरलिंक्ड होते हैं। तो ये विन विन सिचुएशन होती है। जो प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करते हैं अपना, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो वो शुगर और कार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। ये चीज़ें जो हैं ये देते हैं ये फंजाई को, ठीक है। और फंजाई जो है दूर दूर से सॉइल के अंदर से पानी लेके आता है, रूट्स को प्रोवाइड करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और जिंक भी लेके आता है, ठीक है, और ये देता है प्लांट को। तो ये दोनों एक दूसरे को जो है वो फ़ायदा पहुंचाते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर प्लेयर इन फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल में मेजर मेजर प्लेयर कौन से हैं? ह्यूमन बींग्स एंड मरीन बर्ड्स। मैराइन बर्ड्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये फिश खाते हैं, ठीक है। और फॉस्फोरस जो बर्ड्स हैं इनका एक्सक्रीटा जो है वो होता है बाय द साइड ऑफ द सी, ओशन, मतलब कि बीचेस पे इनका जो है एक्सक्रीटा एक्यूमुलेट होता है, और एक्सक्रीटा जो होता है उसमें फॉस्फोरस होता है, ठीक है। और एक्यूमुलेट होते होते उनकी रॉक्स बन जाती हैं। तो फिर जो ह्यूमन बीइंग्स है वहाँ से माइनिंग करते हैं फॉस्फोरस की। तो ये फॉस्फोरस फिर वो अपने एग्रीकल्चरल में जो है एज ए मैन्योर यूज़ करते हैं। और ये इसलिए ये दोनों चीज़ें जो हैं फॉस्फोरस साइकिल में हेल्पफुल हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज द डोडो वॉज एक्सटिंक्ट ड्यू टू। डोडो जो है इट्स अ नेम ऑफ द बर्ड, ये ख़त्म हो गया है, ठीक है। जैसे डायनासोर ख़त्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, दुनिया में अब और नहीं मिलते, ठीक है, उसी तरीके से ये डोडो भी नहीं मिलता, राइट। तो ये क्यों एक्सटिंक्ट हुआ? ये होता कहाँ पे था? ये जो डोडो था ना ये मॉरिशियस में होता था, ठीक है। आइलैंड जो है आइसोलेटेड आइलैंड है मॉरिशियस, तो वहाँ पे मिलते थे ये वाले बर्ड्स। और ये फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं क्योंकि इनको कभी डेंजर ही नहीं हुआ किसी भी अटैकर से, किसी भी दूसरे एनिमल से। लेकिन जब इन्वेड किया इन इस कंट्री पे, इस आइलैंड पे, मॉरिशस पे, रैट्स ने, पिग्स ने, कैट्स ने, ये इन्वेजन हो गई, इधर आ गए। तो फिर ये जो डोडो है फ्लाइटलेस बर्ड है, ये इनका प्रे बन गया, ठीक है। तो इसलिए लिखा हुआ इन्वेजन ऑफ नॉन नेटिव स्पीशीज़ के कारण ये एक्सटिंक्ट हो गया। एयर पोल्यूशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल कैन बी कंट्रोल्ड बाय कैटालिटिक कन्वर्टर। तो ये जो ऑटोमोबाइल्स, आपको पता है सारे ऑटोमोबाइल्स जो हैं, जो व्हीकल्स हैं, वो एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसीलिए तो कहते हैं कार पूलिंग करो या फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करनी चाहिए सो दैट एयर पोल्यूशन कम हो जाए, ठीक है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि क्या करता है, हार्मफुल जो गैसेस निकलती हैं जो पोल्यूशन क्रिएट करती हैं उनको, जो नॉट दैट हार्मफुल, मतलब कम हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट करता है। जैसे कि ऑटोमोबाइल जब चलते हैं उनमें से कार्बन मोनोक्साइड निकलता है, हाइड्रोकार्बन भी निकलते हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकलते हैं, जो कि तीनों ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है, एयर में अगर चले जाएं तो। फिर इनको जो है कैटालिटिक कन्वर्टर कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस और वाटर वेपर्स में, जो कि लेस हार्मफुल हैं, ठीक है। तो ये हर ऑटोमोबाइल में ये होना चाहिए कैटालिटिक कन्वर्टर। सो नेक्स्ट इज एक्सेस ऑफ आयरन इन वाटर इज़ लाइकली टू कॉज। तो अगर वाटर में आयरन है, ज़्यादा है, तो उसका क्या टेस्ट ख़राब होगा, कलर चेंज होगा, हार्डनेस हो जाएगी, या ऑल ऑफ अबव? तो ये ऑल ऑफ अबव, कि अगर आयरन ज़्यादा है वाटर में तो हार्डनेस उसकी बढ़ जाती है। तो हम कई बार कहते हैं ना कि हार्ड वाटर है, ठीक है। तो हार्ड वाटर का मतलब होता है उसमें आयरन ज़्यादा है, ठीक है। फेरस भी हो सकता है, फेरिक भी हो सकता है, ठीक है। और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, टेस्ट रस्टी टेस्ट हो जाता है उसका, ठीक है। तो मटैलिक टेस्ट आता है वाटर का अगर उसमें आयरन हो। और कलर भी चेंज होता है, कलर या तो येलो ऑरेंज होगा या रस्टी ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन? सॉइल पोल्यूशन का ज़्यादा कारण क्या है, ठीक है, ये है ऑल ऑफ अबव। तो सॉइल पोल्यूशन कैसे होती है? पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइज़र फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड।
तो देखो एग्रीकल्चरल लैंड में हम पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, फार्मर्स केमिकल फर्टिलाइजर्स भी स्प्रे करते हैं। जब रेनिंग होती है तो उससे वो जो है ना वो रिवर्स में, ठीक है, वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं, ठीक है। एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग द व्हीकल दैट आर ट्रांसपोर्टिंग वेस्ट मटेरियल, अगर व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया जिसमें वेस्ट मटेरियल रखा हुआ था तो भी ये हो जाता है, ठीक है, क्या, सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, अगर सॉलिड वेस्ट है तो वो ऐसे ही डंप कर दिया है सॉइल में तो उससे भी सॉइल पोल्यूटेड हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मरीन पोल्यूटेंट, मरीन पोल्यूटेंट कौन सा नहीं है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ सॉलिड ई वेस्ट, प्लास्टिक, ऑयल स्पिल, तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन आपको सबको पता ही है क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं ब्रीद करते हैं, तो इट्स नॉट एट ऑल ए पोल्यूटेंट, इट्स अ गुड फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स ऑक्सीजन, राइट। सो नेक्स्ट इज द मेन रीजन फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ ई वेस्ट इन रिसेंट ईयर इज ऑल ऑफ अबव। तो पहले तो ये समझो कि ई वेस्ट होता क्या है। ई वेस्ट होता है कि जैसे कि आउटडेटेड हमारा टेक्नोलॉजी का जो डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, जैसे पुराने मोबाइल हो गए, केबल्स हो गई, ठीक है, चार्जर्स हो गए, ठीक है, जो चीज़ें हमारे काम में नहीं आती, ठीक है, तो वो सारे क्या होते हैं, ई वेस्ट होते हैं। तो ये मेन रीज़न इसके इकट्ठा होने के क्या है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर रिसाइकलिंग, क्योंकि ये रिसाइकल नहीं होते, ठीक है, इसकी रिसाइकलिंग नहीं हो सकती, टेक्नोलॉजी अभी बनी नहीं है, तो जो कि बननी चाहिए, नीड ऑफ द आवर है ये। सो नेक्स्ट इज रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज हो रही है, ठीक है। एक फ़ोन आता है, फिर आउटडेटेड हो जाता है, फिर दूसरा आता है, तीसरा आता है, तो लोग क्या करते हैं कि पहले फ़ोन जो हैं ऐसे ही पड़े रहते हैं घर में, तो अगर वो जो है वो एक तरह से ई वेस्ट है, ठीक है, तो उसको अभी रिसाइकिल करने की टेक्नोलॉजी नहीं आई, तो इसमें टेक्नोलॉजी जो बार बार चेंज हो रही है तो इस वजह से वेस्ट ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है पुराना। लैक ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन भी कोई नहीं है, तो इस वजह से भी ये इकट्ठा हो रहा है वेस्ट, ठीक है, क्योंकि लोग जो हैं दूसरे वेस्ट में, जो बड़े डस्टबिन होते हैं, जो वेस्ट होता है आम, उसी में ये डंप कर देते हैं, ठीक है, तो विच इज़ हज़ार्डस, ठीक है, क्योंकि ये रिसाइकल नहीं होता। देन नेक्स्ट इज़ ग्लोबल वार्मिंग कुड इफ़ेक्ट ऑल ऑफ अबव। तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इससे क्या हो रहा है, क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो रहे हैं, ठीक है, फूड प्रोडक्शन जो है उसके ऊपर भी इसका असर हो रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इशू रेलेवेंट इन एनवायरमेंटल एथिक्स, तो ये एनवायरमेंटल एथिक्स के साथ कौन सा इशू रेलेवेंट है, ऑल ऑफ अबव। तो इसमें वैल्यू ऑफ द ह्यूमनली रिस्टोर्ड एनवायरनमेंट कंपेयर्ड विद द ओरिजिनली नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है, तो जैसे कि नेचुरल एनवायरनमेंट है तो उसमें उसी के जैसा एक रिस्टोर्ड एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। देन ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनीज इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, तो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जो कंपनीज है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन राइट स्पीशीज़ अदर देन ह्यूमन बींग्स ऑन दिस प्लानट, तो ये सारे रीज़न हैं। तो आपको पता है जो अब एक स्वीडिश जो गर्ल है, ठीक है, स्कूल गोइंग गर्ल है, जो कि 3 जनवरी 2003 में पैदा हुई थी, नाम उसका आपको पता ही है, ग्रेटा थनबर्ग है। तो ये जो एक ऐसी सोलो एनवायरमेंटलिस्ट कह सकते हैं इसको, और एनवायरमेंट एक्टिविस्ट कह सकते हैं, जो कि आवाज़ अपनी बुलंद कर रही है इस बारे में कि क्लाइमेट चेंज जो है वो नहीं होना चाहिए, अपना एनवायरनमेंट को सेव करना चाहिए, ठीक है। तो ये अकेली सोलो स्टूडेंट है, ठीक है, जो कि 2018 में पूरे ग्लोबल में, पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में ये जो है जानी गई फॉर रेजिंग हर वॉइस टू सेव द एनवायरनमेंट फॉर द कमिंग जनरेशन। तो इसने क्या एक अभियान चलाया कि फ्राइडे फॉर फ्यूचर, ठीक है, तो अपना इसने स्कूल जो है हर फ्राइडे स्कूल में कर लेती थी छुट्टी, मतलब स्किप, शी यूज टू स्किप द स्कूल ऑन फ्राइडेज, और पूरे वर्ल्ड में इसने बोला है कि फ्राइडे फॉर फ्यूचर, तो स्कूल में ना जाओ, स्ट्राइक करो और ये आवाज़ अपनी बुलंद करो पूरी दुनिया में, ताकि ये जो भी मिनिस्टर्स हैं जिनके हाथ में पावर है वो सारे एनवायरनमेंट को सेव करने के बारे में सोचें। और इसने ये भी कहा है कि पूरी दुनिया की सारी जो गवर्नमेंट्स हैं,
तो 160 कंट्रीज़ में इसकी आवाज़ के ऊपर, इसकी बातों के ऊपर असर हो रहा है, एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट जो है, स्वीडिश पार्लियामेंट, उसके बाहर बैठ जाती है, ये अकेली स्ट्राइक करती है कि नहीं, आप एनवायरनमेंट के बारे में कुछ करो, सेव एनवायरनमेंट, आर यू टेकिंग स्टेप्स। और ये शी openly ask the government, Swedish government, that are you taking some steps or just the talking, right? So ये जो है, ये देखो अकेली ही ये सोलो स्कूल स्ट्राइक करती है ताकि, और सारी दुनिया को इसने अवेयर करवाया है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि एनवायरमेंटल एथिक्स, तो एनवायरमेंटल एथिक्स जो हैं ये ऑल ऑफ अबव, इसमें ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने पढ़ दी हैं ये सारी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द परमिसिबल रेंज ऑफ पीएच फॉर ड्रिंकिंग वाटर एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। तो देखो, आप सब ये तो जानते हो कि वाटर प्योरीफायर जो लगाना है घर में, काफ़ी लोगों को पता भी होता है कि उसका पीएच भी चेक करना होता है। जब वाटर फिल्टर लगा देते हैं हम, वाटर फिल्टर के बाद जो है वाटर आता है, ठीक है, आफ्टर फिल्ट्रेशन, तो उसका पीएच लेवल भी चेक करना चाहिए। वो होना चाहिए 6.5 और 8.5 के बीच में, ठीक है। मोस्टली लोगों को पता होता है, लेकिन कई बार वो फ़िल्टर लगवा लेते हैं, लेकिन जो फ़िल्टर लगाने आता है उसके बाद वो वाटर जो निकलता है उसका पीएच नहीं चेक करते, उसका पीएच चेक करना चाहिए। उनके पास होती है अप्लायंस, चेक करा के दिखा सकते हैं वो, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी नहीं है इसमें? पेरियार नेशनल पार्क जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, बाकी ये तीनों हैं, ठीक है। तो फिर आप ये याद करो कि ये काजीरंगा नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कियोलैडियो घाना नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस तरह से याद करो। नेक्स्ट इज टेंडेंसी ऑफ पोल्यूटेंट्स टू बिकम कंसंट्रेटेड इन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल प्रोड्यूसर इन इकोसिस्टम। प्रोड्यूसर नेचुरली जो अपना खुद फूड बनाते हैं जिनमें क्लोरोफिल होती है, ठीक है, या जो कि फूड बना सकते, जैसे प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड, तो वही जो हैं प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली एग्रीकल्चर। एनवायरमेंटल फ्रेंडली एग्रीकल्चर तो वही होगा ना जिसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम यूज़ करें और अल्टरनेट मेथड्स यूज़ करें इंसेक्ट कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, दूसरे तरीके। और ये जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो हैं ये जो हार्मफुल नहीं होते, ठीक है। तो जो होते हैं फैक्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर्ड फर्टिलाइज़र्स आर्टिफिशियल केमिकल टाइप के, वो होते हैं ख़राब, हमारे फूड को भी ख़राब करते हैं, सॉइल को भी ख़राब करते हैं। नेक्स्ट इज़ सेलेक्ट द मोस्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें से इंसेक्ट कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसके क्या मेथड हैं? क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग। क्रॉप रोटेशन क्या होती है और इंटरक्रॉपिंग क्या होती है? क्रॉप रोटेशन होती है जैसे एक सीज़न में एक क्रॉप लगा दी और दूसरे सीज़न में दूसरी क्रॉप लगा दी, तीसरे सीज़न में फिर तीसरी क्रॉप लगा दी। उससे क्या होता है? उससे इंसेक्ट भी कंट्रोल होता है और सॉइल की फर्टिलिटी भी कंट्रोल होती है, ठीक है। कई बार एक क्रॉप लगाने के बाद दूसरी क्रॉप लेग्यूमिनस प्लांट्स लगा दिए, जैसे कि पीज होते हैं, ठीक है, या बीन्स हैं, तो उनकी रूट्स क्या करती हैं? उनकी रूट्स जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं, तो वो इससे फिर वो सॉइल की फर्टिलिटी भी और न्यूट्रिएंट्स भी सेव्ड रहते हैं, राइट। तो दिस इज़ नोन एज क्रॉप रोटेशन, कि एक सीज़न में एक क्रॉप, दूसरे सीज़न में दूसरी क्रॉप। इंटरक्रॉपिंग ऑन द अदर हैंड क्या होती है कि एक ही सीज़न में दो अलग अलग या तीन अलग अलग क्रॉप्स लगानी, एक ही फील्ड में एक ही सीजन पे दो तीन अलग अलग क्रॉप्स लगानी, दिस इज नोन एज इंटरक्रॉपिंग। और इन दोनों चीज़ों से, क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग से क्या होगा, फिर आप इसको ना फिर रिलेट किया करो, क्या होगा इनसे? इनसे ये फ्रेंडली मेथड से इंसेक्ट कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज प्राइमरी प्रोड्यूसर इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम आर क्लोरोफिल। ये पहले भी आया था कि प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन से हैं, जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं, तो इसमें क्लोरोफिल कंटेनिंग ट्रीज़ एंड प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक है। जिनमें क्लोरोफिल होगी, ग्रीन पिगमेंट होगा, वही तो अपना फूड खुद बना सकते हैं ना। तो नेक्स्ट इज़
Genetic variation between distinct population of the same species is known as genetic diversity. Which of the major source of thermal pollution of the water bodies? तो thermal pollution कैसे होती है? Thermal power plant से. Next is what substance accounts for more than half of the human generated greenhouse gases? तो कौन सी चीज़ है ह्यूमन जनरेटेड ग्रीन हाउस गैसेस? वैसे तो ग्रीन हाउस गैसेस काफ़ी सारी होती हैं, ये जितने भी ऑप्शन दिए ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, लेकिन ह्यूमन जनरेटेड इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। विच ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो कहाँ से आती है ये? एरोसोल स्प्रे एंड रेफ्रिजरेंट से, ठीक है। रेफ्रिजरेंट्स मतलब जो कूलिंग में काम आते हैं, रेफ्रिजरेटर, तो उसमें से भी CFC गैस निकलती है। और एरोसोल स्प्रे क्या होते हैं कि जो प्रेशर के साथ लिक्विड को मिस्ट में चेंज कर देते हैं, फ्यूम्स में चेंज कर देते हैं। तो पहले जो आते थे ना पुराने टाइम पे एरोसोल स्प्रे, वो उसमें से ये गैस निकलती थी CFC। पर आजकल जो एरोसोल स्प्रे तो बहुत सारी डेली रूटीन में चीज़ें हैं, जैसे कि पेंट है, हेयर स्प्रे है, डीओ है, एयर फ्रेशनर है, ठीक है। तो पहले ज़माने में CFC निकलती इनमें से। अब इन्होंने क्या किया, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना दिए। अब इंस्टेड ऑफ CFC इसमें क्या यूज़ करते हैं, इसमें दूसरी गैसेस जो कि कंप्रेस्ड गैसेस जो हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या एयर जो है कंप्रेस्ड, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, तो वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो एनवायरनमेंट के लिए इतनी वो ख़तरनाक नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मली भी एनवायरनमेंट में होती हैं, ठीक है। तो CFC जो है ये क्या करती है, ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है, और ओजोन लेयर अगर डिप्लीट हो जाएगी तो क्या होगा कि यूवी रेज जो सन से आती हैं, तो दे कैन पेनिट्रेट इन आवर स्किन एंड दैट कैन क्रिएट कैंसर, स्किन कैंसर। और CFC